नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 20 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 20 का जो पहला क्वेश्चन है कि पाक स्टेट कनेक्ट्स इंडिया विद। देखिए जो पाक जल डमरू मध्य है वो भारत को किसके साथ जोड़ता है। अक्सर हमें लगता है कि पाक जल डमरू मध्य भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर बात की जाए पाक जल डमरू मध्य की तो ये भारत को श्रीलंका के साथ जोड़ता है। देखिए वे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन के साथ जो है वो पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। उसी प्रकार और भी बहुत सारी स्टेट है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो वो जावा सी को इंडियन स्टेट के साथ जोड़ता है। उसी प्रकार मलक्का स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो वो इंडिया को इंडोनेशिया के साथ जोड़ता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो वो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ती है। उसी प्रकार एक डोवर स्ट्रेट भी है। अगर डोवर स्ट्रेट की बात की जाए तो वो नॉर्थ सी को अटलांटिक सी के साथ जोड़ती है। और एक बेरिंग स्ट्रेट है, वो जोड़ती है किसको, आर्टिक ओशियन को बेरिंग सी से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है और लिख लेनी है इन एक्स्ट्रा चीज़ों। अगली क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान को इस नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे पूर्वी तटीय मैदान है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज, तो उनको कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहा जाता है। जितने भी हमारे पूर्वी तटीय जो मैदान है उनको जो है वो कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात करूँ कोस्ट लाइन की, भारत की जो तटीय जो रेखा है वो कितने राज्यों के साथ जो बनाती है, तो भारत जो है अपनी तटीय सीमा जो है वो 9 राज्यों, कितने राज्यों के साथ, 9 राज्य। ये 9 राज्य कौन कौन से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अपनी तटीय रेखा बनाता है, उड़ीसा तटीय रेखा बनाता है और पश्चिम बंगाल भी जो है वो क्या बनाता है, तटीय रेखा बनाता है। तो 9 राज्य भारत के ऐसे है जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा या तटीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है। आपको यहाँ से एक बात और याद रखनी है कि गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा क्या बना रहा है, तटीय सीमा बना रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एसपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो कल से अब जो है वो 28 सितंबर से लेकर जाकर जो है 18 अक्टूबर तक तो है वो डेट फॉर्म की जो है वो डेट जो है खुल गई है, उनको भी आप भर लें जल्दी से जल्दी। और दूसरी जो मैं आपको यहाँ से बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो अब आप जल्दी से अपनी कोचिंग लगा लीजिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा। अगर आप हमारे रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास जो है सुविधा है रिकॉर्डेड, आप बाद में भी देख सकते हो, आप लाइव क्लासेस को बाद में भी देख सकते हो जो आपकी छूटी है, स्किप हुई है। तो ये हमारा नंबर है 7876145409, जिसमें डिटेल्ड आपको स्टडी करवाई जा रही है। इसकी जो फीस है वो 499 है मात्र। देखिए इतने कम फीस में आपको कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेज और जेबीटी, देखो जेबीटी में भाई पाँच सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाए जा रहे हैं। टीजीटी आर्ट्स में आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। एलटी के लिए स्पेशल हमने जो है लिटरेचर के लिए जो है आपके लिए टीचर लाया है। तो हर एक यहाँ पे हर एक जो स्ट्रीम है उसके टीचर आपको जो है वो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो है कैलाश पर्वत श्रृंखला। देखिए कैलाश माउंटेन जो रेंज है वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। वैसे तो जो सिंधु नदी की जो निकलती है वो मानसरोवर लेक के समीप कहीं से निकलती है। और सिंधु नदी की जो टोटल लेंथ है अगर परीक्षा में पूछी जाए तो 3180 किलोमीटर है। अगर बात की जाए यहाँ से इंडिया में ये कितनी बहती है, तो इंडिया में जो सिंधु रिवर है वो 709 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तिब्बत से ये जो है वो जम्मू कश्मीर की, अगर ये तिब्बत से निकलती है ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर में जो सिंधु की सहायक नदियां हैं वो नुब्रा होगी, जास्कर होगी, दोराश होगी, गिलगित नदी होगी, श्योक नदी होगी। तो ये सारी की सारी जो है वो नुब्रा, जास्कर, दराश, गिलगित और श्योक, ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं जम्मू कश्मीर में सिंधु की। उसी प्रकार अगर सिंधु की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स की जो परीक्षाओं में पूछी जाती है तो झेलम सिंधु की सहायक है, चिनाब नदी सिंधु की सहायक है, सतलुज सिंधु की सहायक है, रावी सिंधु की सहायक है, व्यास नदी सिंधु की सहायक है। तो ये सारी की सारी सिंधु इंडस रिवर की सहायक नदियाँ। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि विली विली है एक। देखिए विली विली जो है वो एक प्रकार की ऑस्ट्रेलिया के समीप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नियर ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है वो अगर बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है ये विली विली जो है ये चक्रवात आते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो इनको विली विली कहा जाता है, लेकिन टाइफून कहाँ पे आते हैं, तो अगर टाइफून की बात की जाए तो चाइना सी में क्या आता है, चाइना सी में इन्हीं को टाइफून कहा जाता है।
और टॉर्नेडो जो है इनको कोस्टल ऑफ यूएसए के जो कोस्टल वाले एरिया है वहाँ पे इनको टॉर्नेडो कहा जाता है। कैरिबियन सी में जो है इनको हरिकेन्स कहा जाता है। कैरिबियन सी में क्या कहेंगे, हरिकेन्स कहेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपको अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ के पेपर में जाना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। देखिए बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। पहला क्वेश्चन तो है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे आरबीआई। आरबीआई की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन ये भी परीक्षा में आ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1934 को। आरबीआई को जो है वो बैंकर्स ऑफ बैंक, ये याद रखना है कि भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। तो आरबीआई को जो है वो बैंकर्स ऑफ बैंक, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी भैया, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की, ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन भी हुआ है। नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में। राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1949 में हुआ था। अगर बात की जाए आरबीआई के सबसे बड़ी, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है उसका नाम है एसबीआई। एसबीआई का पुराना नाम क्या था, एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना होती है 1955 में, ये भी आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। उसी प्रकार एक नाबार्ड भी है। नाबार्ड के अगर बारे में बात करता हूँ, देखिए नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो नाबार्ड के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। तो जो नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, कराधान एक औजार है किसका। तो कराधान एक औजार है वित्तीय नीति का, फिस्कल पॉलिसी का है। यहाँ पर जो वित्तीय नीति है वो उसको 2 भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें क्या क्या आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों एक्साइज आती है, सर्विस एक्साइज टैक्स आते हैं, और आपका सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, और ड्यूटी टैक्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्स में। देखिए वैसे तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि टाइफाइड किसके कारण होता है। देखिए टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और वो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो जिसके कारण टाइफाइड होता है, तो ये है सैल्मोनेला टाइफे। तो सैल्मोनेला टाइफे जो बैक्टीरिया, इसके कारण टाइफाइड जैसा बुखार होता है। और भी बहुत सारी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, क्योंकि साइंस का भी एक आधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में रहता है। जैसे प्लेग हो गया, टेटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया। तो याद रखना, प्लेग, टेटनेस, डिप्थीरिया, ये सारी की सारी बीमारियां भी जो है वो बैक्टीरिया के कारण ही होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि वेयर आर मेजॉन्स फाउंड, मेजॉन कहाँ पाए जाते हैं। अगर मेजॉन की बात की जाए तो ये कॉस्मिक किरणों में, कॉस्मिक रेंज में जो है वो मेजॉन्स पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए मेजॉन्स की, ये तो कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। यहाँ से मैं एक चीज़ की आपके बीच बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज जो है हमेशा बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई है। प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। तो ये तीनों खोज भी आपको याद रखनी है, तीनों ही पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। अगले क्वेश्चन को भी देख ही लेता है कि पथरी बनी होती है। पथरी किससे बनी होती है, तो पथरी बनी होती है पथरी बनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है। देखिए सुतका गंडौर भी है, रोपड़ भी है, बनावली भी है, लेकिन कालीकट नहीं है। क्योंकि कालीकट तो भैया एक बंदरगाह है, और वहाँ पे वही बंदरगाह है जहाँ पे वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे 1498 में, जो है वो जब वो भारत आए थे, उसने समुद्री मार्ग से भारत को खोजा था। तो वो कालीकट बंदरगाह में ही आए थे, जहाँ पे उनका स्वागत राजा जमोरीन ने किया था। लेकिन कालीकट जो है वो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं। सुतका गंडौर है। सुतका गंडौर जो है ये पाकिस्तान में, यहाँ पे घोड़े के अवशेष भी मिले थे, ये भी आपको याद रखना है। रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बनावली कहाँ पे, बनावली भैया हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। उसी प्रकार हड़प्पा की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई, जो कि रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, पाकिस्तान में हड़प्पा भी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, 1922 में की गई थी, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कौन सा वेद सुरों या रागों का संग्रह है। देखिए, मैं बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि संगीत से संबंधित अगर आपने मेरे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ सुरों और रागों से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद जो है वो सुरों और रागों से संबंधित है। अगर डिटेल से मैं वेदों की बात करता हूँ कि वेद कितने हैं, अगर वेद की बात की जाए तो वेद जो है, वेदों का अर्थ क्या होता है? वेदों का अर्थ है जानना। देखिए, टीजीटी आर्ट्स टेट और ये अन्य टेट जो होते हैं एग्जाम, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं। जो वेदों का अर्थ होता है वो होता है जानना। देखिए, वेदों की संख्या है चार। चार वेद है, ये आपको याद रखना है। टोटल वेदों की संख्या चार है: ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। अगर बात की जाए ऋग्वेद की, ऋग्वेद में है भैया कितने मंडल? 10 मंडल। 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, वो बात करता है गायत्री मंत्र की। याद रखना है, गायत्री मंत्र का जो जिक्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने सूक्त है, तो याद रखना है 1028 सूक्त है। 10,462 ऋग्वेद में ऋचाएँ है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार संगीत से संबंधित वेद सामवेद है, यज्ञों से संबंधित वेद यजुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में यजुर्वेद है, अर्थवेद सबसे नया वेद है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामवेद का उपवेद बहुत बार पूछा जाता है, तो सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और आयुर्वेद है ऋग्वेद का, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, अर्थवेद का क्या है? अर्थवेद का है शिल्पवेद। तो ये उपवेद भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई? इतना दानी था ये कि इसको लाख बख्श की उपाधि दे दी गई थी। दिल्ली का सुल्तान था, इसने ही दिल्ली सुल्तनत की, दिल्ली जो जो हमारी दिल्ली जो सुल्तान सल्तनत थी उसकी नींव भी रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का ये संस्थापक था। गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, दानी था, उदार था। इसका जो शासनकाल था वो 1206 से कब तक था? 1210। ये भी याद रखना है, 1206 से 1210 तक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके द्वारा ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। पूर्ण तो इसका कार्य किसके द्वारा? कुतुब मीनार का जो पूर्ण कार्य जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के बाद आई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो पहली महिला शासिका थी भारत की, ये आपको याद रखना है। मुस्लिम शासिका थी ये रजिया सुल्तान। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है, लो और रक्त की नीति किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा चलाई गई? तो ये चलाई गई थी वल्लवन के द्वारा। वल्लवन के द्वारा जो है वो रो और रक्त की नीति भी चलाई गई, ये भी आपको याद रखना है। आयरन एंड ब्लड इसको हम कहेंगे, तो हर एक बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर ने किस भक्ति संप्रदाय को प्रस्तुत किया? देखिए, कबीर की अगर बात की जाए तो कबीर ने जो है वो किस भक्ति संप्रदाय का सपोर्ट किया था? तो अगर कबीर की बात की जाए, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति में जो है वो क्या करते थे? शायद विश्वास करते थे। अगर मैं इसका राइट आंसर कहूँ तो क्या हो सकता है, ये मैं आपको सस्पेंस में रखना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं तो निर्गुण कह रहा हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी मैं इस क्वेश्चन पे श्योर नहीं हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है, मुझे तो आंसर पता है लेकिन मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर हर महादेव तो आप ज़रूर बोले, लेकिन भैया उसके साथ आपका आंसर आना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कबीर की बात करते हैं तो कबीर जो है वो सिकंदर लोदी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद, और रामानंद के गुरु का नाम था रामानुज। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कबीर के जो गुरु थे इनका नाम रामानंद था। कबीर ने मूर्ति पूजा, जात पात, इन सभी चीज़ों का खंडन किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा 1829 में जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इनके द्वारा ही ठगी प्रथा को अंत करने में भी बहुत योगदान दिया गया था। कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज 1833 में इनके सहयोगों से ही खोला गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इनके द्वारा ही खोला गया था। और क्वेश्चन और भी आते हैं, क्वेश्चन अंग्रेजी वॉइसरॉय से और भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहली जनगणना जो हुई थी नॉर्मल, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई थी, जिसको नियमित हर 10 साल बाद होती है, दशकीय जनगणना, उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। नियमित 1881 में इसने शुरुआत की थी। वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1878 में, ये भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही पारित किया गया था। तो हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है और अच्छा क्वेश्चन है कि
जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना है वो किसने की? अगर फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो अकबर के द्वारा की गई। अगर अकबर ने फतेहपुर सीकरी की, और वहीं पे इसने गुजरात की जो इसकी दूसरी विजय थी उस विजय की खुशी में जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया। या इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा? तो ये भी अकबर के द्वारा ही कराया गया कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आ सके, अपनी बात को रख सके। दीन इलाही की स्थापना 1582 में, ये भी अकबर के द्वारा ही जो है इसको भी शुरू किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति भी अकबर ने ही की थी, ये भी आपको याद रखना है। दास प्रथा का अंत भी इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं किया गया था। और दीन इलाही की 1582 में स्थापना की थी। नवरत्न भी इनके कार्यकाल के दौरान होते थे, इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ये भी देख लें। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा जो महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जहाँ पे इनका घोड़ा चेतक जो है महाराणा प्रताप का जो है वो मारा जाता है। पानीपत की दूसरा युद्ध भी जो है इन्होंने ही लड़ा था, अकबर ने। और पानीपत की तीसरी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है क्योंकि पहली और दूसरी सब पर बता देते हैं, लेकिन तीसरी में थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। तो तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। बाबर ने मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी, आपको याद रखना है। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। देखिए बाबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। बाबर ने पानी पिया 26 में, 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध। 28 में चंदेरी, चांद पे गया। 29 में घाघरा पहना, घाघरा का युद्ध 1529। और 30 में बाबर मर गया, तो बाबर की मृत्यु 1530 में। तो इस प्रकार आपको भी थोड़े से ट्रिक याद रखने, क्योंकि ट्रिकों को याद रखने से बहुत सारी चीज़ें जो है जल्दी याद हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो चंगेज खान है, अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा का लेखक कौन था? हुमायूं नामा की ही बात कर लेते हैं। हुमायूं नामा का जो लेखक था वो कौन था? क्वेश्चन अच्छा है। हुमायूं नामा का जो लेखक थे वो थे गुलबदन बेगम। अकबर ने बहुत ज़्यादा बोला था कि यार गुलबदन बेगम जी हुमायूं नामा जो है वो लिख लीजिएगा, तब जाके हुमायूं नामा को जो है वो रिटर्न किया गया था। हुमायूं नामा की अगर बात करें, इसको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, रिक्वेस्ट की थी अकबर ने, तब जाके इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। और अगर हुमायूं की ही बात कर लेते हैं, हुमायूं जो है उनके द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे। हुमायूं के द्वारा जो है 2 युद्ध लड़े गए थे। हुमायूं ने जो है कौन कौन से युद्ध लड़े? हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा, बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ 1539 में लड़ा, इसमें भी हुमायूं हार गया। फिर लड़ा इसने बिलग्राम का युद्ध, इसमें भी हुमायूं हार गया था। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540, इसमें भी क्या है, हुमायूं हार जाता है। तो हुमायूं का जो कार्यकाल है बड़ा ज़्यादा ऐसी रहता है, उथल पुथल रहता है इसके कार्यकाल में, ज़्यादा ये खुश नहीं रहता है। आज का अंतिम क्वेश्चन कि चंगेज खान कौन था? चंगेज खान जो है भैया एक मंगोल था, और एक मंगोल एम्पायर का महान शासक था चंगेज खान। दिल्ली सुल्तान का ये जो है वो समकालीन था। तो चंगेज खान जो है वो इल्तुतमिश, किसका समकालीन था? इल्तुतमिश। और एक मंगोल सरदार था, और इसने भैया बहुत ज़्यादा आक्रमण जो किए थे चंगेज़ खान ने भारत में जो है, तो भारत में आक्रमण करने वाला पहला मंगोलिया, तो याद रखना है कौन था? चंगेज़ खान था। तो हर एक बात महत्वपूर्ण है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बातों को ध्यान से सुनते हो। अभी पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से निषाद कुमार ने भी सिल्वर मेडल, कौन सा जीता है भैया? सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। निषाद कुमार ऊना के अम्ब से आते हैं और सिल्वर मेडल जीता। हाई जंप में ये खेलते हैं, हाई जंप खेलते हैं। और अगर निषाद कुमार की बात की जाए, ये तो ऊना हिमाचल से है, लेकिन टोटल 29 जीते हैं। गोल्ड कितने जीते हैं? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं, 9 जो है वो सिल्वर जीते हैं, और 13 जो है वो क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर भी आपको अपना धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बनाए गए हैं, ये अजीत डोभाल जी को पुनः दोबारा बनाया गया है। प्रीति सुदान जी को UPSC की नई चेयरमैन बनाया गया है। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये हर एक क्वेश्चन करंट अफेयर का, आपको हर एक क्वेश्चन जो है याद होना चाहिए। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे ऐसी हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है। आपके पास अभी भी समय है, अभी भी आपके पास जो है समय है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है। आपको कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत है उसके साथ मैं खड़ा हूँ भैया। 499 भी नहीं भर सकते तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कि आप 499 नहीं भर पा रहे हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि नहीं भाई हम 499 नहीं भर पा रहे हैं, भरिए भाई। अगर
नहीं भर पाएंगे तो मैं भरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द पार्ट 21 आपके बीच आएगा। हर दिन वीडियो आ रही है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख ले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे एक बार हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय हिंद।